के बीच गजेंद्र सिंह शेखावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश के हर जिले में लेबोरेटरी हो, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी हमने बनाई। जो पहले से बनी हुई थी उनको एक्रेडिटेट कराया। देखिए, कोविड के समय में आप सबको याद होगा, जब कोविड प्रारंभ हुआ था तब कोविड की जांच हो सके ऐसी केवल एक लेबोरेटरी हिंदुस्तान में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में। वहां से लेकर के हमने कुछ ही महीनों में पूरे देश में एक तंत्र खड़ा किया था। लेकिन उस तंत्र की खूबसूरती ये थी कि आप चाहे कहीं भी टेस्ट कराइए, रिपोर्ट एक ही जगह से जनरेट होती थी, कोविन प्लेटफॉर्म पर। हमने जहां कहीं भी टीका लगाया, अल्टीमेटली हमारा सर्टिफिकेट एक ही जगह से आया था। हमने उससे सीखा। दिस इज होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच विच प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज रेफर्स अबाउट। हमने उससे सीखा एंड सीख करके हमने इसी तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां एक रिपोजिटरी हो, जहां से सारे टेस्ट की रिपोर्ट आए। डिस्ट्रिक्ट्स पे लेकर के बाद में हम जो है ब्लॉक्स पर ले गए उसको। लेकिन मैं ये जानता था कि कोई भी महिला गांव में जिसके घर में पानी आता है, वो पानी लेकर के कस्बे में आकर के या शहर में आकर के या जिले हेडक्वार्टर पे आकर टेस्ट कराएगी। हालांकि हमने टेस्ट की कीमत को एक फिक्स कर दिया, पूरे देश भर में एडवर्टाइज किया, पर मुझे पता था कि कोई नहीं आने वाला है। तब हमने अपने युवाओं को एक चैलेंज फ्लोट किया कि ऐसी हैंडल्ड एक डिवाइस बना करके दीजिए ताकि गांव में बिना पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी महिला भी एक सामान्य ट्रेनिंग के बाद में कम से कम उस पानी की गुणवत्ता को टेस्ट कर सके। युवाओं ने वो हैंडल्ड डिवाइस डेवलप करके दिया, हमने उनको इंसेंटिवाइज किया, और मैं आज गर्व से आपके सामने कहता हूं कि देश में 19 लाख महिलाएं, जो 6 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, उनको हमने ट्रेन किया। और पिछले 1 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट एक ही जगह से जनरेट हुई है। और उससे आगे बढ़ करके भी कि ह्यूमन इंटरवेंशन में गलती की संभावना रह सकती है, हमने फिर एक चैलेंज अपने स्टार्टअप्स को और युवाओं को दिया कि हमको सेंसर बेस्ड डिवाइस बना करके दीजिए। क्योंकि शुरुआत में मैंने देखा दुनिया में कहीं बनी होगी, वहाँ से रिसोर्स करें। नॉर्डिक कंट्रीज़ में बात किया, मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बात किया, मैंने इजराइल में बात किया, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कोट की कि मुझे लगा कि ये शायद मैं अपने देश में नहीं कर पाऊँगा, जो संसाधन मेरे पास हैं। मैंने अपने युवाओं पर भरोसा किया, मुझे इस तरह के सेंसर्स बना करके दीजिए। कोई 200 से ज़्यादा युवाओं स्टार्टअप्स में उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने 40 को शॉर्ट लिस्ट किया, फर्दर 20 पे टेपर डाउन किया, 4 ने फाइनल प्रोडक्ट बना करके दिया, हमने उनको टेस्ट किया। अभी बहुत सारे ऐसी सेंसर बेस्ड डिवाइसेस जिनको हमने 1 साल तक देश के अलग अलग कोनों में टेस्ट किया। अब हज़ारों ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें सेंसर बेस्ड डिवाइस हैं जो क्वालिटी और क्वांटिटी को रियल टाइम पे मॉनिटर करके अपलोड करती हैं। क्योंकि पीने के पानी की गुणवत्ता सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, और हमारे यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था न होने के कारण से आप और हम भी सब अपने घर में आरओ लगाने के लिए या कोई ना कोई फिल्टर सिस्टम लगाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके घर में आरओ लगा है, आपने उसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट देख करके, कंपनी का अच्छा ब्रांड नेम देख करके आरओ लगाया है, लेकिन उसका पानी कैसा आ रहा है, वेदर उसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं, वो ठीक से डिलीवर कर रहा है कि नहीं, ये जानने का आपके पास क्या उपाय है? उससे आगे बढ़ करके 6 महीने बाद एएमसी वाला आया, उसने फिल्टर कार्ट्रिज लगाया, डायरेक्ट कर दिया। आप बड़े खुश हैं कि आपके घर में आरओ का पानी आ रहा है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट किसी ने किया है, अच्छे बड़े आदमी ने, और लेकिन वो पानी कैसा आ रहा है उसको आप जो है कोई किसी तरह से आप जांच भी नहीं सकते, सिर्फ विश्वास पे आप काम कर रहे हैं। मैं आज आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ें और जितने कम कीमत के वाटर टेस्टिंग डिवाइसेस आ गए, आने वाले समय में आप सबके घर में होंगे, और आप सबके घर में से आप सब गाहे बगाए कभी ना कभी अपने घर में पीने पानी को टेस्ट कर सकेंगे। उससे व्यवस्था पर विश्वास जनरेट होगा और हमको इस आरओ से जो पानी का वेस्ट होता है इससे मुक्ति मिलेगी। दूसरा वर्टिकल था कि हम क्वालिटी के बाद में क्वांटिटी को इंश्योर करें, हर घर तक एक समुचित मात्रा में पानी दें। 55 लीटर कम से कम एक व्यक्ति की आवश्यकता है। बहुत सारे सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस को मिला करके हमने उनसे बैठा करके आवश्यकताओं को देश भर की को तय करके करवाया। यह आंकड़ा हमने तय किया। हम इंश्योर करेंगे कि हर घर तक जहां हमने स्कीम किया है वहां 55 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी पहुंचे। और तीसरा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में तीसरा विषय था कि नियमित जाए। ये 3 पीएम ने क्रिएट किए थे, और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि अभी जो हमने हर साल हम जो है ड्रिंकिंग वाटर का जल जीवन सर्वेक्षण करवाते हैं, हमारी अधिकांश 87% प्लस स्कीम्स जो हैं वो इन तीनों पिलर्स पर क्वालिफाई करती हैं। मैं बता सकता हूँ कि वो कुछ 100 रुपए के मिलते हैं, सेंसर मेड इन इंडिया हैं, पीपीएम मेजर करते हैं। आप बस थोड़ा
थोड़ा मिट्टी पर पानी डालिए उसमें, आपको ppm मिल जाएगा. It's available online. Okay, more questions, please raise your hands. Let's get microphones across quickly, sir. Can we get one here, one to the wing commander? Sir, please go ahead. Please introduce yourself also. Sir, please. यस सब ऑनरेबल मिनिस्टर से मेरा पहला सवाल है कि हम बहुत दिनों से हमने ये सुनते आ रहे हैं 1-2 दशक पहले से कि नदियों के जोड़ने की एक परिकल्पना की गई थी. अगर मेन नदियां ना सही, कुछ सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको जोड़ने की दिशा में क्या काम हो रहा है, उनमें क्या प्रोग्रेस है. दूसरा सवाल है राजस्थान स्पेसिफिक, इंदिरा गांधी कैनाल जहां से गुजरती है उसके आसपास का इलाका हरियाली से भरा हुआ है. मेरा मानना है कि अगर इस परियोजना को और एक्सटेंड करके मुन्ना बॉ और रन ऑफ कच्छ तक ले जाएं तो एक खुशहाली का वहां पे पूरा बंदोबस्त हो सकता है. इस दिशा में कितना काम हुआ और क्या आगे की परियोजना. मुझे लगता है पॉलिटिकल क्वेश्चन प्रिया को छोड़ने पड़ेंगे आज. कोई तो पूछेगा. ओके, विंग कमांडर क्विकली. धन्यवाद मंत्री महोदय. मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि नदियों को और जितने वाटर रिसोर्सेज को जोड़ने की जो बात चल रही है वो बड़ी पुरानी हो चुकी है, पर उसमें अब कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, ये बिल्कुल मानता हूँ. पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और जो सिक्योरिटी सिस्टम जो इम्प्रूव होगा, एक तो वो बहुत चीज़ बड़ी होगी. और दूसरा, आपका जिस तरीके से आपने रोड कनेक्टिविटी में सिक्योरिटी का ध्यान रखा है, एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रावधान है, इसी तरीके से ये जो इंटरकनेक्टेड जो वाटरवेज होंगे, इसमें सिक्योरिटी का बड़ा प्रावधान. वाटरवेज, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म. सर प्लीज गो अहेड. गजेंद्र जी, मेरा नाम राजीव गुप्ता है. वैसे मैं वाटरवेज के बारे में पूछना चाहता था, पर आई थिंक फ्रॉम द प्रॉम्प्ट दैट आई हैव गॉट, आई आल्सो वांटेड टू आस्क दिस कि ये मतलब 350 350 इन्होंने कहा और मुझे तो उससे भी ज़्यादा लगता था. लेकिन ये जो आज गठन हुआ है इंडिया का, आई थिंक इसकी मैसेजिंग को आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज मुझे लगता है केजरीवाल जी ने सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में लगा दिया है. Okay, that's it's somebody else is trying to lead that front. Can you get a microphone here, sir? Please, one more question, then I get sir to answer. Yeah, please go ahead, sir. So I'm Major General Kocher, Indian Army veteran. मैं आपसे क्वेश्चन इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूछना चाहता हूँ. 1960 में हमने ये पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करी थी एंड वी हैव गिवन देम राइट्स ऑफ वाटर. हमारे देश से पाकिस्तान में जाता है. क्या अभी टाइम आ गया है इस ट्रीटी को रिविजिट करने के लिए और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच रही है? You might refer that to the foreign ministry. Okay. Yeah, I know that it is the linkage. But let me take the question. So starting first with joining of rivers and extending the canals in Rajasthan. धन्यवाद. माननीय अटल जी ने देश में अटल जी की आंखों से देश ने ये सपना देखा था कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सके. क्योंकि आप जानते हैं देश में लगभग 15-16% हिस्सा ऐसा है जहां हर साल बाढ़ आती है और लगभग उतना ही हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखा पड़ता है. तो देश में इस तरह का एक तंत्र विकसित हो कि कम पानी जहां है उन नदियों में अधिक पानी जिन नदियों में है वहां से उन बेसिन से पानी भेजा जा सके. आपने कहा कि बड़ी नदियों को नहीं तो केवल सहायक नदियों को जोड़ दें. मुझे लगता है कि उससे पर्पस सर्व नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो नेचर ने जोड़ी हुई है. रिवलेट्स आकर के छोटी रिवर में, छोटी रिवर बड़ी रिवर में ऑटोमेटिकली मिलती है, उससे हमको कोई लाभ नहीं होने वाला. जब अटल जी ने इस पर काम करना शुरू किया, उसी समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आदेश किया था कि नदियों को जोड़ने की दिशा में भारत में कम होना चाहिए. एक कमेटी बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो कुछ बड़ा काम कर पाते उससे पहले सरकार बदल गई. 10 साल तक सरकार जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार थी और उनकी प्राथमिकताएं कुछ और थी देश के अतिरिक्त, इसलिए वहाँ कुछ नहीं हो पाया. 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब उन फाइलों को वापस कहीं से मिट्टी हटा करके निकाला गया. 31 ऐसे लिंक देश में आइडेंटिफाई हुए जहां इस तरह की संभावना थी, जिनको बनाने की संभावना थी, जिनसे वाटर ट्रांसफर किया जा सकता था. उनकी पीएफआरस बनी. कुछ पीएफआरस के स्तर पर ही नॉन वायबल मान करके छोड़ दी गई. लगभग 16-17 की डीपीआरस कंप्लीट हो गई और हमने राज्यों के साथ में शेयर किए कि राज्य आपसी सहमति बनाए, क्योंकि हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य की सूची का, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और उसके चलते हुए प्राइमा फसाइली राज्यों को आपस में समझौता करना होता है और वही सबसे बड़ा जो है अवरोध भी है. लेकिन मैं प्रसन्नता के साथ में एक बात कह सकता हूं
कि इसकी शुरुआत देश में हुई। जैसा विंग कमांडर साहब ने अपनी प्रश्न के समय में कहा, इनका प्रश्न कम था, सुझाव ज़्यादा था, कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास पिछले 7 साल से डीपीआर पेंडिंग थे। कुल पानी के बंटवारे को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं था। कुल पानी इतना अवेलेबल है, यूपी का हिस्सा इतना होगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा इतना होगा, क्योंकि वो सारा तो एक कैचमेंट डिपेंडेंट फार्मूला के तहत डेराइव होता है। बांध मध्य प्रदेश में बनना था क्योंकि लोकेशन वहां ठीक थी, लेकिन नॉन मॉनसून सीजन में यूपी की डिमांड 850 एमसीएम पानी की थी और मध्य प्रदेश कहता था हम 750 देंगे। इस 100 एमसीएम का विवाद 7 साल से अनिर्णित था। मैं 3 बार लखनऊ गया, 3 बार भोपाल गया, 6 बार प्रयास करने के बाद में जाकर के अंततः माननीय प्रधानमंत्री जी की मध्यस्थता से दोनों मुख्यमंत्रियों ने समझौता किया। भारत सरकार के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदी जोड़ने की परियोजना के रूप में पहली शुरुआत स्वीकृत की। 90-10 के रेशियो से कि 90% पैसा केंद्र की सरकार देगी, भारत सरकार देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सदाशयता के साथ में उसका परिचय दिया।